आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर सीमेंट रेशियो एंड वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन कंक्रीट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है और कंक्रीट के ऊपर आप कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि द रेशियो बिटवीन द वाटर एंड सीमेंट बाय वेट इज नोन एज वाटर सीमेंट रेशियो। इसका मतलब ये है कि वाटर सीमेंट रेशियो वह होता है जिसमें अ, यह एक रेशियो होता है आपका वाटर और सीमेंट के बीच में अकॉर्डिंग टू वेट के अकॉर्डिंग ये दोनों के बीच में आपका क्या होता है रेशियो होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। आगे लिखता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू द सीमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स हैज बीन नोन टू एक्सर्ट ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी में वाटर को ऐड करना है सीमेंट में जब हम कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हैं, तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट आपका इन्फ्लुएंस होता है क्वालिटी ऑफ कंक्रीट में। आगे बोलता है द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मोटर इज डिपेंड ऑन द नेट क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड पर सैक ऑफ सीमेंट। Cement and water are the only two chemically active elements in concrete. By their combination, they form a glue-like binder paste which surrounds the and coats the particles of the inert mineral aggregate sets and upon hardening binds the entire product। ये बोल रहा है आगे कि जो कंक्रीट और मोटर का जो स्ट्रेंथ जिस पे निर्भर करता है कि ये उस पे निर्भर करेगा कि आपने कितने अमाउंट में जो है वाटर को ऐड किया है इसके मिक्सचर में। तो ये बोलता है कि आप कितने अमाउंट में वाटर को ऐड किए हैं सीमेंट में, उसके ऊपर आपका निर्भर करेगा सीमेंट आपका कंक्रीट और मोटर का स्ट्रेंथ। आगे बोलता है कि सीमेंट एंड वाटर ये दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपस में केमिकली बहुत एक्टिव होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके एक रिएक्शन फॉर्म करते हैं। तो ये बोलता है कि सीमेंट और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो एक बाइंडर पेस्ट बना लेते हैं। ये जो पेस्ट होता है वो एग्रीगेट के चारों तरफ क्या हो जाता है कोट हो जाता है, या बोल सकते हो सराउंड कर लेता है और टाइम के साथ सेट हो जाता है और हार्ड होके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके पूरे मिक्सचर को। तो यही इस पैराग्राफ में आपका मेंशन किया है। आगे बोलता है कि आप जो वाटर सीमेंट रेशियो है आप उसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर टू द अमाउंट ऑफ सीमेंट बाय वेट इज नोन एज वाटर सीमेंट रेशियो। कि ये बोलता है कि कितने अमाउंट में वाटर अपॉन अमाउंट ऑफ सीमेंट, ये जो कितनी मात्रा में आप पानी और कितनी मात्रा में आप सीमेंट ऐड कर रहे हो वजन के हिसाब से इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसे ही आप क्या कहोगे वाटर सीमेंट रेशियो कहोगे। अब ये बोलता है वाटर जो है वो आपका बहुत हद तक स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आपके कंक्रीट को बहुत ज़्यादा क्या करता है इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए हमको बहुत ध्यान से वाटर को मिक्स या फिर ऐड करना होता है आपके कंक्रीट का जब हम मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं। अगर हम पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मिक्सचर में यदि पानी का मात्रा आप ऐड कर रहे हो तो वो क्या होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, वो क्या होगा इजीली आपका जो मिक्सचर है आपको मिक्स करने में इजी होगा। लेकिन जब आप पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे तो उस समय उसका जो कंक्रीट में आपका स्ट्रेंथ आना चाहिए या फिर जो स्ट्रक्चर में जो ड्यूरेबिलिटी की जो वैल्यू है वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने वाटर का अमाउंट इंक्रीज कर दिया है। तो आप ये बोल सकते हो यदि हम पानी की मात्रा को बढ़ा दें मिक्सचर में तो वर्केबिलिटी की वैल्यू तो आपकी बढ़ जाएगी लेकिन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से करेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो को चूज़ करना होता है जब हम कंक्रीट का मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। तो यही आपके इस पैराग्राफ में आपका मेंशन किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से कितने रेशियो में आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करना होता है। यह एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये बोलता है कि फॉर डिफरेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट द अमाउंट ऑफ वाटर
फॉर 50 केजी ऑफ सीमेंट इज, ये बोलता है कि यदि आप पूरा एक बोरी जो होता है सीमेंट का वो 50 केजी का होता है। तो यदि ये डिफरेंट ग्रेड्स आपको दिख रहे होंगे बॉटम में, तो मैं बोल रही हूँ कि यदि 1:3:6 का हमको कंक्रीट बनाना है तो इसमें जो पानी आप ऐड करोगे वो कितना ऐड करोगे, 34 लीटर। ये जो 34 लीटर है ये पूरे आपके 50 केजी बैग के लिए क्या होगा, यूज होगा। नेक्स्ट है रेशियो 1:2:4, तो इसके लिए आप 30 लीटर यूज करोगे। 1:1.5:3, इसके लिए आप 27 लीटर यूज करोगे। और 1:1:2, इसके लिए आप क्या 25 लीटर्स ऑफ वाटर का यूज करोगे। तो जब आप इस मात्रा में वाटर को ऐड करोगे तो ये आपको एक सही कंसिस्टेंसी का एक ड्यूरेबल और आपको अच्छा कंक्रीट एज अ रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑन फ्रेश कंक्रीट, कि जब आपका कंक्रीट आप मैन्युफैक्चर करते हो उस कंडीशन पे जब ये सेट होना स्टार्ट नहीं हुए रहता तो उस पे आप कौन कौन से प्रकार के टेस्ट कर सकते हो। तो अभी हम 3 टाइप के टेस्ट पढ़ेंगे, स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्लम्प टेस्ट क्या होता है। तो ये बोलता है स्लम्प टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी को डिटरमाइन कर सकें। अब ये बोलता है कि ये जो स्लम्प टेस्ट है ये आप क्या कर सकते हो, लैब में भी परफॉर्म कर सकते हो और जहां आपका कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे भी आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। ये बोलता है इट इज यूज्ड कन्वीनियंटली एज अ कंट्रोल टेस्ट एंड गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंक्रीट फ्रॉम बैच टू बैच। अगर आपने सही से स्लम्प टेस्ट किया है तो ये आपको बताएगा कि आपका जो मिक्सचर आप बैच वाइज प्रिपेयर्ड कर रहे हो वो सही कंसिस्टेंसी का एंड प्रॉपर वर्केबिलिटी का है कि नहीं। तो ये आपका होता है स्लम्प टेस्ट। अब इसके लिए हमको कौन कौन सी एपरेटस की आवश्यकता होती है, तो ये आप देख रहे होगे ये आपका आपका बॉटम पे एक अरेंजमेंट रहता है ट्रे का, इसे हम ट्रे कहेंगे। उसके ऊपर आप ये जो है ये आपको कोन के शेप का दिख रहा होगा, इसे हम क्या शेप बोलते हैं, फ्रस्टम। ये हमारा कोन है। ये जो कोन का जो आपका टॉप डायमीटर है ये 10 सेंटीमीटर का है और इस कोन का जो बॉटम डायमीटर है वो कितना है आपका 20 सेंटीमीटर का है। इस कोन का जो हाइट है, ये कोन का जो हाइट है वो है कितना आपका 30 सेंटीमीटर। इस ट्रे में इस कोन को क्या कर सकते हो, आप फिक्स करते हो। ये जो कोन है इस ट्रे से मूवेबल है, मतलब जब आप इसको इस हैंडल की हेल्प से ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो ये क्या होगा आपका इस ट्रे से अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक अरेंजमेंट रहता है लॉक पैटर्न, उसको जब आप ओपन करोगे तो और आप जब इस कोन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ट्रैवल दिख रहा होगा, ये जो रॉड के जैसा दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, टैंपिंग रॉड कहते हैं। और ये उसके बाकी कंपोनेंट जो आपको मिक्सिंग कंक्रीट बनाने के टाइम यूज होंगे। आगे इसका प्रोसीजर है, ये बोलता है द इंटरनल सरफेस ऑफ द मोल्ड इज थॉरोली क्लीन्ड एंड फ्री फ्रॉम सुपर सरफुलस मॉइस्चर्स एंड adherence of any old set concrete before commencing the test। ये बोलता है कि ये जो आपका कोन आपने देखा, ये कोन को इन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ये देखते हैं कि इसके पहले यदि इस कोन को यूज करके टेस्ट किया गया है तो उसमें का कोई कंक्रीट का पार्टिकल इसमें स्टिक तो नहीं है। अगर स्टिक होगा तो आप उसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और इसको आपको इस कोन को प्रॉपर वे में ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इसको उस ट्रे के ऊपर रख देना है। अब क्या करोगे आप, आपको एक पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट को चूज करना है। सपोज करो मैं आपको बोल रही हूँ कि 1:3:6 का आप कंक्रीट बनाओ। आपको क्या करना है, इस कोन में जो है आपका, ये जो आपका कोन है इस कोन में आपको क्या करना है, लेयर बाय 3 लेयर में उस कंक्रीट को फिल करना होगा। जब आप बॉटम में लेयर में फिल करोगे या 3 या फिर 4 जैसा आपकी इच्छा, इसमें 4 लेयर बोल रहा है तो आप 4 लेयर में क्या करोगे, इस कोन में आप कंक्रीट को फिल करोगे। तो ये फिल कैसे होगा, ये आपका जो कोन है इसके बॉटम में आप सबसे पहले कंक्रीट को फिल करोगे। उसके बाद वो जो टैंपिंग रॉड दिया है उस टैंपिंग रॉड से इसको कंक्रीट को टैंप करोगे ताकि ये जो कंक्रीट है वो अच्छे से इसके
कोन के बॉटम में आपका बैठ जाए। फिर आप नेक्स्ट लेयर डालोगे कुछ हाइट तक, फिर इसको 25 टाइम स्ट्रोक्स दोगे, फिर नेक्स्ट लेयर डालोगे कंक्रीट का, फिर 25 टाइम स्ट्रोक्स दोगे, फिर आप टॉप लेयर डालोगे और यहाँ से आप विद द हेल्प ऑफ आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा इससे इसको क्या कर दोगे, टॉप सरफेस को आपको लेवल कर देना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर वे में जब आप कंक्रीट को लेवल कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, कोन का जो हैंड लॉक है, जो ट्रे से अटैच है, जो लॉक का पोर्शन, उस लॉक को आपको ओपन करना है और ये जो आपने कोन यहाँ पे रखा हुआ है इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो ये देखना है कि जब आप इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो ये जो कोन है ये एग्जैक्ट इसी कोन के शेप में आपका रहना चाहिए। तो अगर ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप कोन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो और एज इट इज वो कोन का शेप फॉर्म करता है तो उसे आप क्या कहोगे, ट्रू स्लम्प कहोगे। अगर उसमें थोड़ा बहुत हाइट में आपका क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है कोन के, तो उसे आप क्या करोगे, शेयर टाइप ऑफ स्लम्प कहोगे। और जब आप कोन को लिफ्ट कर रहे हो और पूरी तरीके से आपका जो कंक्रीट है वो ढह जा रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, कोलैप्स स्लम्प कहोगे। तो ये मान के चलो कि फर्स्ट टाइम आपने जो वाटर सीमेंट रेशियो रखा वो 0.45 रखा अपने मिक्स पे। अब आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट पहली बार में मान के चलिए आपको ट्रू स्लम्प मिला क्योंकि वाटर सीमेंट की मात्रा कम थी। अब तो आपका जो कंक्रीट है वो क्या रहेगा, हार्श रहेगा और आपस में अच्छा पैकिंग फॉर्म करेगा। अब आप क्या कर रहे हो, पानी की मात्रा बढ़ा रहे हो, मान के चलो 4.5 से आपने 5.5 कर दिया। तो क्या हो गया, अब वो जो वर्केबिलिटी है उसकी वैल्यू बढ़ गई और आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा ढीला बनेगा क्योंकि अब पानी की मात्रा बढ़ गई। तो हो सकता है वो थोड़ा ही आपका देर तक स्टैंड रहे तो वो शियर स्लम्प बनेगा। फिर यदि आप पानी की मात्रा बढ़ा दोगे तो मान के चलो जब आप उसको कोन में फिल अप किए उसके बाद वो पूरी तरीके से ढह गया तो वो आपका क्या बनेगा, कोलैप्स स्लम्प बनेगा। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका जो कंक्रीट है वो कौन से टाइप के स्लम्प है, ट्रू स्लम्प है कि आपका शेयर स्लम्प है कि कोलैप्स है। ये जो तीन है ये हम उसमें टेस्ट करते हैं। आगे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, इस टेबल में ये बोलता है कि रिकमेंडेड स्लम्प की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप मेजर कैसे करोगे कि कितने हाइट तक आपका स्लम्प का वैल्यू हुआ है। तो ये क्या है, ये जो है कोन का शेप है आपका। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका डायमेंशन बताया जिसमें मैंने आपको इसका हाइट बताया कितना, 30 सेंटीमीटर। अब मैं बोल रही हूँ कि आपने जब इस कोन को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया तो आपका ये कंक्रीट है, तो ये क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ऑपोजिट रख के आपका जो टैंपिंग रॉड है इससे ऐसे स्केल को यहाँ से आप क्या करोगे, अगर ये मान के चलो इस हाइट तक ढह गया है तो इस कोन से यहाँ पे आप स्केल रख के ऐसे नाप लोगे कि ये कितने हाइट तक ढहा है, तो आपको पता चल जाएगा इस कोन का कितना हाइट है आउट ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो इससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो हाइट है वो कितना है। अब ये टेबल से आपको पता चलेगा, जैसे कि इसमें बोल रहा है कि पेवमेंट्स, पेवमेंट का मतलब होता है यदि आप कंक्रीट का रोड बना रहे हो तो जो मिनिमम स्लम्प की वैल्यू है वो 25 होनी चाहिए और मैक्सिमम स्लम्प की वैल्यू जो है वो 50 mm की होनी चाहिए। आप ध्यान में रखना, ये जो सारे वैल्यूज हैं ये आपके mm में हैं। मास कंक्रीट स्ट्रक्चर, नॉर्मल जो आपका कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं उसके लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दिया है। अनरेनफोर्स्ड फुटिंग, इसका मतलब ये है फाउंडेशन पे यदि आप क्या कर रहे हो, बिना छड़ का इस्तेमाल किए फुटिंग का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उसके लिए स्लम्प की क्या वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैशंस एंड ब्रिज डेक, ये आपका यूज होगा किस में, आप ये फाउंडेशन में यूज होगा एज वेल एज ब्रिज में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं हम कंक्रीट का यूज करके, वहाँ के लिए आपको स्लम्प की वैल्यू मेंशन करिए। नेक्स्ट है आपका रेनफोर्स फाउंडेशन फुटिंग एंड वॉल्स, मतलब छड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं आप फाउंडेशन में, फुटिंग्स में या फिर आपके वॉल में, तो इसके लिए स्लम्प की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखना कि रेनफोर्स स्लैब्स एंड बीम्स, मतलब जो हम बीम और स्लैब की ढलाई करते हैं और उसमें हम छड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्लम्प की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉलम्स, जो हम कॉलम कास्टिंग करते हैं तो उसके लिए कितनी स्लम्प की वैल्यू होनी चाहिए। इस टेबल में आपको एक रेंज मेंशन कर दिया है, तो इस रेंज को जब आप यूज करेंगे तो आपको एक क्या मिलेगा, एक वर्केबल कंक्रीट मिलेगा।
तो ये जो है ये आपको डायग्राम के थ्रू मैं बता रही हूँ कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। ये मान के चलो जब स्टार्टिंग में आपने कम मात्रा में पानी ऐड किया था, तो इसमें आप देखेंगे इस कोन, ये कोन को हम रखते कैसे, ऐसे जब हमको कंक्रीट को फिल करना होता है। लेकिन इसमें अब आप देखो जब हम मेजर करते हैं तब हम कोन को उल्टा रखते हैं और इससे स्केल की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है डायग्राम में ट्रू स्लम्प, ये है आपका शेयर स्लम्प और ये है आपका कोलैप्स स्लम्प। तो इस तरीके से स्केल की हेल्प से आप क्या करते हो, ये स्लम्प की हाइट को क्या कर लेते हो, मेजर कर लेते हो। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ये बोलता है कि स्लम कोन टेस्ट क्या है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता जब हमारा जो कंक्रीट है वो हार्ड है या फिर स्टिफ है। ये आप बोल सकते हो जब वाटर सीमेंट की रेशियो बहुत कम होती है तो स्लम कोन का जो टेस्ट होता है वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट का यूज़ करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये बोलता है कि जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है वो आपका जो फ्रेश कंक्रीट का क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट है टेस्ट होता है फ्रेश कंक्रीट के ऊपर, तो ये बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू आपके स्लम टेस्ट के ऊपर। तो ये आप देखेंगे कि इसमें बोलता है कि जो आपका it is more accurate than slump test for concrete mixes and value of compaction factor of 0.75 to 0.8 is suggested as per IS 456 2000। ये बोलता है कि आपका स्लम टेस्ट जो है वो बेटर रिजल्ट परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू आपके सॉरी आपका जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है वो आपका इसमें बोल रहा है इट इज़ मोर एक्यूरेट, मतलब ये बोलता है कि कॉम्पैक्शन फैक्टर आपका बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू आपके स्लम टेस्ट से। आगे बोलता है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी ऑफ 0.7 और बिलो। ये बोलता है कि इसका एक कॉम्पैक्शन फैक्टर का रेंज है जिसमें ये बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है और ये बोलता है कि अगर वर्केबिलिटी की वैल्यू बहुत कम है तो ये उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। अब ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है जो इंस्ट्रूमेंट, ये हम यूज़ करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए, या आप इसी को बोल सकते हो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट एपरेटस। तो ये अरेंजमेंट हमारे लैब में भी है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा। ये जो ऊपर में जो कोन आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर हॉपर। बीच वाले को आप क्या बोलोगे, लोअर हॉपर। बॉटम में आपका होता है सिलेंडर, ये होता है आपका सिलेंडर, और ये जो होता है ये होता है आपका बेस। ये साइड पे मैंने एक और डायग्राम का यूज़ किया है जिसकी हेल्प से आप ये देख पाएंगे कि आपका डायमेंशन क्या क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि आपका जो अपर हॉपर होता है, ये अपर हॉपर का ये जो सारे डायमेंशन है आपको एमएम में दिए हुए हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो आपका अपर हॉपर है उसका जो बॉटम विड्थ है या बॉटम डायमीटर है वो कितना है 125 mm, और इसका जो हाइट होता है वो होता है 280 mm। अपर हॉपर और लोअर हॉपर के बीच का जो गैपिंग होता है वो होता है 200 mm का। अपर हॉपर का जो लोअर हॉपर का जो टॉप सरफेस होता है वो होता है 230 mm का, और बॉटम होता है 125 mm का। इसका जो हाइट होता है वो होता है 230 mm का। बॉटम जो लेयर है और आपका जो सेंटर वाला जो लेयर है, मतलब लोअर हॉपर और सिलेंडर के बीच का जो दूरी होता है वो होता है 200 mm का, मतलब यहाँ से यहाँ। और इस सिलेंडर का जो डायमेंशन दिया है वो क्या दिया है आपको, इसका डायमीटर होगा आपका 150 mm का, और इसका जो डेप्थ होता है वो होता है आपका 300 mm का। तो इसमें क्या होता है, हम पर्टिकुलर मान के चलो एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट बना रहे हैं 1:3:6 का, एक कंक्रीट का हमने मिक्सचर बनाया, उसको हम क्या करेंगे, इस हॉपर में क्या करेंगे, फिल कर देंगे। इस हॉपर में फिल करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो आपको बॉटम पे दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये लॉक का एक पोर्शन दिख रहा होगा इस डायग्राम में, ये तो ये क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसे, ये डोर्स हैं जो आपके ऐसे क्लोज रहते हैं। अभी इसमें डायग्राम में ओपन दिखा रहा है लेकिन ये डोर क्या रहते हैं आपके, क्लोज होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, ये तीनों को क्या करना है, प्रॉपर ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग करके ये चेक करना है कि इसमें कहीं पुराना कॉन्क्रीट का कोई मिक्सचर तो स्टिक नहीं है, और उसे आपको इसमें से रिमूव करना है। देन आपको प्रॉपर ऑयलिंग करना है। अब आप एक
कंक्रीट का मिक्सचर प्रिपेयर करो, उसको आपको क्या करना है, इस अपर हॉपर में पहले फिलअप करना है। देन आपको जब ये पूरे अपर हॉपर में फिलअप हो जाएगा, अब आप क्या करोगे, ये डोर को यहाँ से ओपन करोगे। तो जब आप इस लॉक को खोलोगे तो ये यहाँ से दरवाज़ा खुलेगा और ये अपर हॉपर का जितना भी आपका कंक्रीट है वो आके गिरेगा आपके इस लोअर हॉपर में। अब क्या होगा, लोअर हॉपर में जब ये पूरा कंक्रीट गिर जाएगा, देन आप ये लोअर हॉपर का लॉक को ओपन करोगे और इसका जो ये ट्रैप डोर है ये खुल जाएगा। जब इसमें से आपका डोर ओपन होगा तो इसमें जो लोअर हॉपर में आपका जितना भी कंक्रीट है वो आके आपका कलेक्ट हो जाएगा, किसमें, ये बॉटम के सिलेंडर में। इस बॉटम के सिलेंडर में जब ये कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका वजन ले लेना है, मतलब वेट ले लेना है। ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो कंक्रीट इसमें फिलअप है अब इसको पूरी तरीके से रिमूव करोगे। इस सिलेंडर को आप फिर से लेना, इस सिलेंडर में आप क्या करोगे, लेयर, एक बॉटम लेयर में कंक्रीट, उसी कंक्रीट को फिलअप करोगे और उसको 25 टाइम्स स्टैम्प करोगे। देन सेकंड लेयर को फिलअप करोगे, 25 टाइम टैम्प्स करोगे। देन टॉप लेयर को फिलअप करोगे और 25 टैम्प करोगे। अब ये प्रॉपर वे में क्या है, आपका कॉम्पैक्ट हुआ इसमें कंक्रीट इस सिलेंडर में फिलअप हो जाएगा। अगेन आप इसका भी क्या कर लोगे, वजन कर लोगे। तो आपके पास दो वेट आएगा, एक पहला वेट जो क्या है, अपर हॉपर से जो गिरा कंक्रीट वो लोअर हॉपर में आया, लोअर हॉपर से वो आया किसमें, सिलेंडर में। तो उस समय आपने वजन कर लिया। और दूसरा आपने वजन तब किया जब आप इस बॉटम सिलेंडर में क्या कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर क्या कर रहे हैं, कंक्रीट को फिल कर रहे हैं और उसको आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर टैंपिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो बॉटम का जो सिलेंडर होता है ये मूवेबल होता है। अब क्या करोगे, आप इसे ले जाओगे किसमें, वेइंग मशीन में, और इसका वजन कर लोगे। तो ये बोल रहा है कॉम्पैक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। दैट मीन्स जब आप पहले हॉपर से गिरा, फिर सेकंड हॉपर में आया, फिर सिलेंडर में कलेक्ट हुआ, तो उस समय आपने कोई कॉम्पैक्शन नहीं किया था, तो उसे आप क्या कहोगे, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कहोगे। तो वहां का वजन आएगा। देन आपका आएगा वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, जब आपने सिलेंडर में लेयर बाय लेयर कंक्रीट को फिल करके टैम्प किया था, उस समय उसका कितना वजन आया था। जब ये दोनों वेट को आप डिवाइड करोगे तो आपको एक वैल्यू आएगा। क्योंकि वेट बाय वेट है तो यूनिट जो है कैंसल आउट हो जाएगा और आपको एक रेशियो मिल जाएगा कॉम्पैक्शन फैक्टर का। ये डायग्राम में ही इसे एक्सप्लेन किया है। ये जो टैंपिंग रॉड होता है ये 61 सेंटीमीटर का होता है। तो ये जो ट्रैप डोर है ये ऐसे ओपन होता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड टेस्ट है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं कंक्रीट का। या तो वो आपका क्या होगा, क्यूब होगा, और या तो फिर वो आपका सिलेंडर के शेप का होगा। इसमें क्या करते हैं, हम इस मटेरियल जो भी क्यूब या फिर हम सिलेंड्रिकल आपका प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिमेन, इस पे हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करके ये चेक करते हैं कि ये जो हमने स्टैंडर्ड साइज के स्पेसिमेंस प्रिपेयर किए हैं ये आपका कितना आपका लोड को कैरी कर सकता है, उसे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसमें इसी को एक्सप्लेन किया है कि यदि आप क्या बोलते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्पेसिमेन डिपेंड्स अपॉन सीमेंट एग्रीगेट बॉन्ड वाटर सीमेंट रेशियो, क्योरिंग टेम्परेचर एंड साइज ऑफ स्पेसिमेन। ये बोलता है कि कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ आना है वो आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, आप कैसा टाइप का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, आपने एग्रीगेट का कौन सा क्वालिटी यूज़ किया है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो करेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, ये आपका डिपेंड करता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के ऊपर। नेक्स्ट बोलता है कि सही मात्रा में आपने वाटर सीमेंट का रेशियो चूज़ किया है कि नहीं। जब आप स्पेसिमेन को क्योरिंग कर रहे हो तो उस समय वहाँ का क्योरिंग टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ स्पेसिमेन। तो इन सब के ऊपर आपका डिपेंड करता है उस स्पेसिमेन में स्ट्रेंथ कितना आएगा। तो ये बोलता है कि यदि आप क्यूबिकल शेप का स्पेसिमेन प्रिपेयर कर रहे हो, ये होता है आपका क्यूबिकल शेप जिसमें लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ की सेम वैल्यू होती है। तो इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो होता है क्या, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, यदि हम क्यूब बना रहे हैं। और बोलता है कि जब हम स्टैंडर्ड स्पेसिमेन क्यूब का बनाते हैं तो उसमें जो एग्रीगेट है उसका जो साइज़ है वो 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड 10 cm साइज क्यूब्स में ऑल्सो बी यूज एज एन अल्टरनेटिव। ये बोलता है
कि यदि आप ये एक होता है आपका जिसमें आपका ये जो डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर है, ये जो है वो 15 सेंटीमीटर है और ये जो डेप्थ है 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा आप 10 सेंटीमीटर वाले भी क्यूब का कास्टिंग कर सकते हो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये बोलता है यदि आप 15 cm इंटू 15 cm इंटू 15 cm का आप क्यूब बना रहे हो स्पेसिमेन, तो उसमें जो एग्रीगेट का साइज है वो 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप सिलेंड्रिकल शेप का टेस्ट स्पेसिमेन बना रहे हो तो ये बोल रहा है कि जो भी इसका डायमीटर होता है उसका 2 गुना इसका हाइट होगा। तो जो हम स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बनाते हैं तो उसका क्या होता है, डायमीटर 15 सेंटीमीटर होता है और 15 सेंटीमीटर का डबल कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। मतलब 15 सेंटीमीटर विल बी द डायमीटर एंड 30 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ दैट सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। तो ये जो मशीन आपको दिख रही है इसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। तो ये जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन रहता है ये इलेक्ट्रिकली आपका ऑपरेट होता है, जिसमें आपको ये एक पोर्शन दिख रहा होगा जिसमें स्पेसिमेन रखा हुआ है। तो इसे हम क्या करते हैं, पहले ये तो यहाँ रहता नहीं है, ब्लैंक रहेगा, तो ये जो है रोटेट होता है आपका। तो ये रोटेट जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो ये जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ आते जाएगा। ये जो मेंबर रहता है यहाँ से आप क्या करते हैं, लोड को अप्लाई करते हैं इस स्पेसिमेन के ऊपर। तो ये जो मशीन रहता है इसका जो टॉप सरफेस रहता है वो मूवेबल रहता है और ये जो बॉटम का जो सरफेस रहता है ये फिक्स्ड रहता है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं, या आप इसे ही क्या कहते हो, सांचा कहते हो, जिसमें हम इस तरीके से क्यूबिकल मोल्ड्स की कास्टिंग करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 15 cm का क्यूबिकल मोल्ड है जिसमें यहाँ का डायमेंशन 15 सेंटीमीटर है, ये जो डेप्थ है ये 15 सेंटीमीटर है, ये जो विड्थ है ये 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप ये नट्स देख रहे होंगे, जब हम एक बार कास्टिंग कर लेते हैं उसके बाद ये नट्स को ओपन करके इसको डिमोल्ड करके क्यूब को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये टेस्ट कैसे परफॉर्म होगा, सबसे पहले आप कोई भी एक ग्रेड का कंक्रीट बना लो, सपोज करो 1:2:4 का आपने क्या किया है, कंक्रीट मिक्सचर प्रिपेयर किया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्यूबिकल मोल्ड को ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग करने के बाद आप इस मोल्ड में 3 लेयर में क्या करोगे, कंक्रीट को फिल करोगे। सबसे पहले आप ये बॉटम लेयर में कंक्रीट को फिल करोगे और इसे 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड से टैंप करोगे। फिर नेक्स्ट लेयर को आप फिल करोगे और अगेन आप 25 टाइम्स टैंपिंग करोगे। देन आप टॉप लेयर को फिल करोगे और अगेन आप 25 टाइम्स टैंपिंग करोगे और फिर आप ये यहाँ पे एक फिनिशिंग लेयर प्रोवाइड करोगे ताकि आपका जो पूरे एग्रीगेट्स या अदर इंग्रेडिएंट्स है वो एक स्मूथ सरफेस ऐसा आपको दिखना लगे। उसके बाद कंक्रीट को इसमें फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, इसे आप 24 घंटे के लिए एक रूम में रख देंगे। ठीक है, 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है, ये नट्स को ओपन करना है और इसको इसमें से आपको ये क्यूबिकल मोल्ड को, ये जो कंक्रीट का क्यूब या स्पेसिमेन आपने तैयार किया है इसे आपको 24 घंटे के बाद बाहर निकालना है। देन आप इसे क्या करोगे, एक टैंक लोगे और इस टैंक में आपका पानी फिलअप होगा और इस पानी में आपको क्या करना है, इस क्यूब को सबमर्ज्ड कर देना है, मतलब इसके अंदर डाल देना है। तो एक कंप्रेशन टेस्टिंग के लिए हम 3 क्यूब का कास्टिंग करते हैं, मतलब 3 ऐसे जो सांचे हैं उनका यूज करके हम इसी प्रकार से 3 क्यूब बनाएंगे और इसे पानी में हम क्या कर देंगे, डुबा देंगे। तो एक क्यूब को आप 3 दिन बाद टेस्टिंग कर सकते हो, दूसरे को 7 दिन के बाद और तीसरे को 28 दिन के बाद। इसका मतलब ये है कि जो क्यूरिंग टैंक है उसमें आपने 3 सैंपल क्या किया है, क्यूब का डाला हुआ है और ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में है। तो ये जो पहला सैंपल है इसका क्या कर रहे हो, 3 दिन के बाद आप पानी से बाहर निकाल रहे हो और इस मशीन में यहाँ पे ले जाके रख दे रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो रोटेटिंग मेंबर है इससे क्या किया आपने, इन दोनों के बीच में इस स्पेसिमेन को आपने फिक्स कर दिया। अब यहाँ से आप जब स्विच को ऑन करोगे तो धीरे धीरे इस पे आपका क्या होगा, लोड का वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये जो क्यूब है वो फर्दर लोड नहीं ले पाएगा और इस क्यूब में क्रैक आ जाएगा।
जाएगा। जिस समय आपको क्यूब में क्रैक आते दिखेगा, आप इस मशीन को ऑफ कर दोगे और यहाँ से आप लोड की जो वैल्यू है उसको नोट डाउन कर लोगे। सिमिलर मैनर में 7 दिन के बाद आप सेकेंड स्पेसिमेन को करोगे और तीसरे स्पेसिमेन को 28 दिन के बाद आप टेस्टिंग करके ये देखोगे कि कितना देर तक आपका लोड ले पाया। अब जो आपका कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है आपका लोड अपॉन सरफेस एरिया। मतलब जो भी लोड आया, और सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि ये जो स्पेसिमेन है इसका जो बॉटम सरफेस है ये कितना है इसका एरिया, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो आपको एरिया निकल जाएगा। और लोड का वैल्यू आपका डिपेंड करेगा अलग अलग स्पेसिमेन के लिए अलग अलग, तो लोड का जो वैल्यू आएगा अपॉन आपका सरफेस एरिया का वैल्यू, तो लोड का यूनिट होगा न्यूटन और एरिया का यूनिट होगा mm स्क्वायर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो इस तरीके से आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी लैब में परफॉर्म करके आप स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो 3 टेस्ट है इस लेक्चर से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।